नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो सीरीज है प्रमुख चर्चित स्थल की, पिछले 5 एपिसोड में आप लोगों ने देखा। अब हम लोग आज छठे एपिसोड की चर्चा करेंगे, जो कि 16 मई से लेकर के 22 मई 2022 के बीच के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थल जो चर्चा में रहे हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, उन्हीं प्रमुख चर्चित स्थलों को हम लोगों ने इसमें संकलित किया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों की ढेर सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और आप लोग अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसे कि आप लोगों को प्रति शनिवार यानी हर शनिवार को दोपहर 3 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो इस तरह से आप लोग इस पर कमेंट भी करें, इन प्रश्नों के उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछें। तो आइए पहले स्थल की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण है यह G5 साहिल। तो दोस्तों, ये साहिल क्षेत्र कहां है? इसका नाम आते ही आपके दिमाग में जरूर यह बात आ रही होगी कि यह अफ्रीका महाद्वीप की बात की जा रही है। दोस्तों, एकदम सही है, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह कहा जा सकता है कि साहिल क्षेत्र, यह सहारा मरुस्थल के बाद साहिल क्षेत्र और उसके बाद घास के मैदान, यानी यह कह सकते हैं कि मरुस्थल और घास के मैदान के बीच का यह क्षेत्र है साहिल क्षेत्र। तो यह साहिल क्षेत्र अटलांटिक महासागर, अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात किया जाए तो इधर अटलांटिक महासागर है और इधर आप बढ़ते जाएंगे तो इधर हिंद महासागर और ऊपर तक है। तो ये यहां से यहां तक है, तो लाल सागर तक यह साहिल क्षेत्र फैला हुआ है। तो उसी से संबंधित खबर है। खबर क्या है कि इसमें जो साहिल, यह एक संगठन है, यानी यह G5S इसको कहते हैं, यानी साहिल क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी बल इसको कहते हैं, आतंकवाद रोधी बल। तो इसका गठन 2014 में किया गया था मारिटानिया। यहीं पर यह साहिल क्षेत्र के अंतर्गत एक देश आता है मारिटानिया। मारिटानिया की राजधानी नौकोचोट, तो वहां पर यह इसकी स्थापना की गई थी। कब? 2014 में। तो इसमें 5 देश आते हैं। वह कौन कौन से देश हैं? माली है, बुर्किना फासो है, नाइजर है, चाड है और मार्टिनिया है। तो यहां पर जो खबरों में यह चर्चा में क्यों आया? क्योंकि माली जो देश है, इसकी राजधानी बमाको है। तो यह जो है निकल रहा है, यानी अब यह G5 साहिल क्षेत्र से यह वापसी कर रहा है। और दोस्तों, वर्तमान में माली में काफी संकट है, जिहादी हमले और जातीय हिंसा से यह क्षेत्र जूझ रहा है। तो आइए इससे संबंधित इसके भौगोलिक पक्ष की ओर चलते हैं। क्या प्रश्न है? तो निम्नलिखित में से कौन से अफ्रीकन देश G5 साहिल के अंतर्गत आते हैं? तो दिया गया है बुर्किना फासो, मारिटानिया, नाइजर, घाना, चाड। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें घाना नहीं होगा, साहिल क्षेत्र के अंतर्गत घाना नहीं आता है। तो 1, 2, 3 एंड 5 होगा। अतः यहां पर उत्तर क्या हो गया? सी हो गया। आइए इसको मानचित्र में देखते हैं। तो यहां पर मानचित्र में यह देख सकते हैं कि ये पूरा साहिल क्षेत्र है। इसके ऊपर क्या है? सहारा डेजर्ट है, नीचे यह घास के मैदान है। तो एक तरह से इकोटोन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो क्या बताता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में, यानी 2 समुदाय कह सकते हैं ए और बी, उसके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है इकोटोन कहलाता है। तो यहां पर साहिल क्षेत्र एक तरह से देखा जाए तो इकोटोन के रूप में जाना जा रहा है। तो यह अटलांटिक महासागर से लेकर लाल सागर तक, यानी इरिट्रिया तक फैला हुआ है। तो यह इरिट्रिया तक साहिल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन G5S की अगर हम बात करते हैं तो उसमें यह है मारिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर और चाड। तो यह 5 देश हैं। और दोस्तों, यह माली इससे निकल रहा है। माली एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देश है। इसको स्पर्श अगर उत्तर में बात की जाए तो यह देख सकते हैं, इसके उत्तर में
कौन स्पर्श कर रहा है? यानी यहां पर आप देख सकते हैं माली के अल्जीरिया कर रहा है, और इधर आप देखेंगे मार्टिनिया कर रहा है, और इधर बुर्किनो फासो कर रहा है इसको स्पर्श, कोट डी आइवरी भी इसको स्पर्श कर रहा है, और इधर नाइजर भी कर रहा है। तो यह माली को ध्यान रखेंगे, माली के बारे में। इसकी कैपिटल बामाको है। और दोस्तों यही ग्रीन वॉल भी यानी मरुस्थलीकरण कम करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है अफ्रीका महाद्वीप में, जिसमें वर्ल्ड बैंक और बहुत सारे संस्थान इसमें मदद कर रहे हैं, और इस पूरे क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए वह ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसी की तर्ज में अपने भारत में भी चलाया जा रहा है, गुजरात से लेकर के हरियाणा तक। तो यह महत्वपूर्ण था। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण स्थल की ओर, जो कि बैंकॉक के बारे में बात की जा रही है, यानी थाईलैंड। थाईलैंड सुना होगा आप लोगों ने, जिसे स्वतंत्र भूमियों का देश कहा जाता है, इसे हाथियों का देश कहा जाता है। दोस्तों यह चावल के निर्यात में इसका प्रमुख स्थान रहा है हमेशा, जो है यह कह सकते हैं, और रबड़ के उत्पादन में भी इसका प्रमुख स्थान रहा है। यहां पर इसके जो शहर हैं, पटाया है, फुकेत है, बैंकॉक है, तो इन सब शहरों को भी आप मानचित्र में अवश्य देखा करें। तो यह जो है इसकी जो राजधानी है थाईलैंड की, उसका नाम है बैंकॉक, और बैंकॉक चाओ फ्राया नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हमारे देश का जो बैडमिंटन टीम है, पुरुष बैडमिंटन टीम पहली बार थॉमस कप जीती है। अब सोचिए, थॉमस कप, पहला थॉमस कप 1948-49 में यह आयोजित किया गया था, जो कि मलेशिया ने जीता था, मलाया। तो मलेशिया ने यह पहला थॉमस कप जीता था। याद रखेंगे, बैडमिंटन श्रृंखला में थॉमस कप होता है पुरुषों का, और उबेर कप महिलाओं का होता है। तो दोस्तों अभी तक भारत थॉमस कप कभी नहीं जीता था, पहली बार भारत जीता। और कहां पर जीता? बैंकॉक में ही यह श्रृंखला हो रही थी, यानी यह प्रतियोगिता कहां हो रही थी? थाईलैंड के बैंकॉक में। और उसने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराया। तो थॉमस कप जीतने वाले अगर क्लब में अगर बात किया जाए, तो भारत विश्व का 6वां देश हो गया है। तो दोस्तों भारत विश्व का 6वां ऐसा देश हो गया है जो कि थॉमस कप जीता है। यानी इससे पहले 5 देश हैं। वह 5 देश कौन कौन से हैं? तो चीन है, जापान है, इंडोनेशिया है, और डेनमार्क है, तथा मलेशिया, और 6वां देश अपना भारत है। इसीलिए यह चर्चा में है, यही कारण है कि इस स्थान को लिया है। अब आइए इसके भौगोलिक पक्ष से संबंधित यानी मैप बेस्ड प्रश्न की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन थाईलैंड की सीमा को स्पर्श करता है? दोस्तों यह भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो इसे ध्यान देने की आवश्यकता है। यह अंडमान सागर को स्पर्श करता है। तो यहां पर देख सकते हैं अंडमान सागर दिया हुआ है, यानी इसको स्पर्श करता है। दूसरा है लाओस। दोस्तों आसियान देश का नाम तो सुना ही होगा, थाईलैंड भी आसियान कंट्री के अंतर्गत आता है। लाओस भी आसियान देश के अंतर्गत आता है, जिसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर ये लाओस के बारे में भी याद रखना, मानचित्र जब देखोगे तो यहां पर आपको दिखेगा यह स्थल अवरुद्ध देश है। तो एक बार प्रश्न आया हुआ है संघ लोक सेवा आयोग में कि साउथ ईस्ट एशिया का कौन सा ऐसा देश है, यानी आसियान देशों में कौन सा ऐसा देश है जो पूर्णतः स्थल अवरुद्ध है, लैंड लॉक्ड है? तो यह लाओस है, और इसकी राजधानी वियंतियन है, और यह थाईलैंड की सीमा को स्पर्श करता है। दोस्तों इंडोनेशिया यह नहीं करता है, वियतनाम यह भी नहीं करता है। सियाम की खाड़ी, जिसे गल्फ ऑफ थाईलैंड कहते हैं, थाईलैंड का पुराना नाम सियाम भी कहा जाता है, तो इसे सियाम की खाड़ी भी कहा जाता है, तो यह भी स्पर्श करता है। अतः उत्तर क्या हो गया? 1, 2 और 5। तो 1, 2 और 5 यानी आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अब आइए इसको मानचित्र में देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये थाईलैंड है, जिसकी राजधानी बैंकॉक, जो कि चाओ फ्राया नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह म्यांमार को स्पर्श कर रहा है, इधर आप देख सकते हैं लाओस को स्पर्श कर रहा है, और ये लाओस देख रहे हैं ना, लैंड लॉक्ड कंट्री है। और दोस्तों यह वियतनाम इधर हो जाता है, और इधर कंबोडिया को स्पर्श कर रहा है, ना कि वियतनाम को। और यह गल्फ ऑफ थाईलैंड, इसे सियाम की खाड़ी भी कहा जाता है, और यह किसका पार्ट है? साउथ चाइना सी का भाग है। और इंडोनेशिया तो यहां पर है, यहां पर आप देख सकते हैं यह मलेशिया को स्पर्श करता है, ना कि इंडोनेशिया को। तो यह ध्यान रखेंगे। और इधर ये अंडमान सागर है, और इसको और आसानी से देखना चाहते हैं तो देख रहे हैं ना, गल्फ ऑफ सियाम यहां भी लिखा हुआ है, अंडमान सी लिखा हुआ है। ये फुकेत द्वीप है,
थाईलैंड के प्रमुख शहरों में से एक है और यह जो है कोस्टल एरिया पे कह सकते हैं अंडमान सागर के तट पर अवस्थित है। तो इसे जरूर देखेंगे मानचित्र में। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रमुख स्थल की ओर, यह भी अंतरराष्ट्रीय स्थल कह सकते हैं, तो ब्रिक्स देश। तो दोस्तों ब्रिक्स देश की अगर हम बात आए तो BRICS यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों पहले ब्रिक हुआ करता था, बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा है। तो 2001 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। तो इससे संबंधित यानी अब ब्रिक्स देश में कौन कौन से आया? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। यानी एक अफ्रीका महाद्वीप से है, एक एशिया महाद्वीप से है, यानी कह सकते हैं एक एक क्या दो, चीन भी हो गया और भारत दो एशिया महाद्वीप से है। रूस भी है, लेकिन रूस को दो महाद्वीपों का देश कहा जाता है। यूरोप से भी, क्योंकि यूराल माउंटेन के उधर जाएंगे तो यूरोप शुरू हो जाता है। तो ये सब मानचित्र में देखिए आप लोग। तो यहां पर देखिए कि ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का है। तो इस तरह से अगर हम इन देशों को विश्व मानचित्र में देखें और ब्रिक्स देशों को नॉर्थ टू साउथ आपको लगाने को दे दें, तो आप मानचित्र में इसे देखिए कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम विस्तार कहां से कहां तक है। जैसे पूछ लेगा कि ब्रिक्स देशों में सबसे पूर्वी बिंदु पर कौन सा देश अवस्थित है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा। तो मानचित्र में इसे देखने का प्रयास करें आप लोग। तो आइए इससे संबंधित, चूंकि जलवायु परिवर्तन पर ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक हुई है और वो कहां हुई है? चीन इसकी मेजबानी कर रहा है। तो दोस्तों वर्चुअली हमारे देश के भी जलवायु परिवर्तन मंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो यह तो रही खबर। अब इसके हम बात करते हैं तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी किसने की? चीन ने की। तो अब चीन को आपको देखना है मानचित्र में कि सबसे पूर्वी बिंदु पर अगर बात की जाए तो कौन सा देश है ब्रिक्स के? तो वह चीन है। अब इसी तरह से ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय ब्रासीलिया में स्थित है। दोस्तों यह गलत हो जाता है, क्योंकि 2014 में ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था तो ब्राजील के फोर्टेलेजा शहर में हुआ था। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और वह अपनी कह सकते हैं कि पहला सम्मेलन ऐसा था जिसमें वह भाग ले रहे थे। और उसी समय ही ब्रिक्स बैंक, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, उसकी स्थापना हुई थी। तो उसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है, ना कि ब्रासीलिया में है। यह गलत हो जाता है कथन, अतः केवल एक सही होगा, तो ए होगा। अब मानचित्र में आइए देखते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं मैंने क्या कहा था कि सबसे पूर्वी बिंदु पर और सबसे पश्चिमी बिंदु पर कौन कौन से देश हैं? ब्रिक्स देश। फिर नॉर्थ टू साउथ इसे देखें, और यह शंघाई कहां है? तो यह चीन में अवस्थित है, इसे भी मानचित्र में देखें। इसी तरह से यह ब्राजील। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे पहला ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ था, तो 2009 में पहला ब्रिक्स सम्मेलन येकाटेरिनबर्ग में हुआ था। तो ये कहां है? रूस में है। इसको मानचित्र में जरूर देखिएगा। तो इस तरह से प्रमुख प्रमुख सम्मेलन, जैसे ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई थी किस सम्मेलन में? फोर्टेलेजा में। तो वह फोर्टेलेजा कहां है? ब्राजील में है। उसे मानचित्र में देखिए कि यह कहां अवस्थित है। तो इस तरह से मानचित्रण करेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। लुम्बिनी यानी चौथा प्रमुख स्थल है लुम्बिनी। तो दोस्तों लुम्बिनी का नाम आते ही गौतम बुद्ध का नाम आपके जहन में आ रहा होगा। तो दोस्तों लुम्बिनी यानी गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। यह एकदम सही है। आइए पहले प्रश्न देखते हैं। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है, एकदम सही है, जो कि उत्तराखंड की सीमा पर नेपाल में स्थित है। दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में तो स्थित है, लेकिन उत्तराखंड की सीमा पर नहीं है, अतः यह कथन गलत हो जाता है। दूसरा है माया देवी मंदिर, जो है में कुशीनगर में स्थित है। यानी माया देवी मंदिर कहां अवस्थित है? कुशीनगर में स्थित है। यह कथन भी गलत हो जाता है। दोस्तों अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नेपाल की यात्रा पर गए और गौतम बुद्ध यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में, और वहीं पर माया मंदिर जो है, माया देवी का मंदिर है, वह लुम्बिनी में है, ना कि कुशीनगर में है। तो लुम्बिनी में है और वहां पर सर्वप्रथम कहां पर गए? इसी माया देवी मंदिर में दर्शन करने हेतु गए हमारे देश के प्रधानमंत्री, और उनकी अगवानी नेपाल के प्रधानमंत्री देवबा साहब कर रहे थे। तो यह जो है द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के बीच काफी मुद्दों पर और चर्चा हुई, और इस तरह से भारत और नेपाल के बीच संबंधों में और प्रगाढ़ता बढ़ी। और इस तरह तो यह दोनों कथन गलत हो जाता है, अतः आंसर डी होगा। ना तो एक सही है और ना ही दो।
अब आइए मानचित्र में देखते हैं कि कैसे उत्तराखंड की सीमा पर लुम्बिनी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सीमा और बिहार, यहां पर आप देख सकते हैं यह नेपाल है। तो इधर आपको देखेंगे तो ये उत्तराखंड तो यहां हो गया, लुम्बिनी यहां पर है। तो यह उत्तर, आप देखें नेपाल को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो ये क्रम से है, ये भी ध्यान रखना, वेस्ट टू ईस्ट, यह भी बहुत आवश्यक हो जाता है। फिर यहां पर देख रहे हैं ना, लुम्बिनी यहां पर है और कुशीनगर यहां उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर, फिर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लुम्बिनी से वापस आए तो कुशीनगर ही आए। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने देश के प्रधानमंत्री की अगवानी की। तो यहां पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां देख सकते हैं ये कर्नाली नदी बह रही है, यही माउंट एवरेस्ट है, इसे भी ध्यान रखेंगे, जो कि चीन और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। इसी तरह से यहां पर सिक्किम होगा तो कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम की बाउंड्री पर अवस्थित है। तो इन मानचित्र को इसे देखेंगे अवश्य आप लोग, और इस तरह से मैपिंग करते जाएंगे तो कभी भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, पांचवा, जो भी यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग परियोजना की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह सेला सुरंग परियोजना सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और यह अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला सुरंग परियोजना लगभग पूरी होने वाली है। अब ऐसे में चीन के दिमाग में क्या चल रहा है यह तो वही जानता है, लेकिन कोई भी इस तरह की प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो चीन को दिक्कत होने लगती है। तो दोस्तों, उसी से संबंधित आइए पहले प्रश्न देख लेते हैं, फिर इसके भौगोलिक पक्ष पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित है। तो दोस्तों, कामेंग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी है। जैसे आपने सुना होगा तिस्ता, मानस, संकोश, सुबनसिरी, पुथुमिथि, जिया भरेली, धालेश्वरी, कामेंग, ये सब सहायक नदियां हैं। तो उसी के नाम से जिले भी हैं, जैसे सुबनसिरी भी है, धनसिरी नदी है। तो यह सब तो पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित है। ये कथन एकदम सत्य है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में म्यांमार और पूरब में भूटान है। तो क्या यह कथन सत्य है? अगर आपने मानचित्र देखा होगा तो यह प्रश्न कभी नहीं गलत करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहां पर, अगर यह बात करते हैं यह सिक्किम है और यहां पर यह कह सकते हैं इस तरह से यह, तो ये भूटान हो गया और ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में भूटान हो गया और ये म्यांमार है। तो म्यांमार तो पूर्व में हो गया ना, तो यहां पर इसीलिए कथन असत्य हो जाता है। तो केवल एक, यानी आंसर ए सही है। समझ में आई बात? तो आइए मानचित्र में देखते हैं। पहले यह देख सकते हैं, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट, ये देख सकते हैं सेला पास टनल यहां से गुजर रही है। तो इस तरह से जो 1 घंटे का टाइम कम हो जाएगा और यह हर मौसम में यह कार्य करेगी। तो इसीलिए इसको सामरिक दृष्टिकोण से सेला पास सुरंग को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और दोस्तों, इस तरह से दिरांग होते ही देख रहे हैं ना, बोमजिला, बोमजिला जिला भी है और दर्रे का नाम भी है, तो उससे यह जुड़ेगी। तो यह काफी अच्छी परियोजना है, कह सकते हैं हमारे देश के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और सामरिक दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है और हर मौसम में यहां पर आवाजाही अब बनी रहेगी। तो यह, इससे मानचित्र में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भूटान है, तो ये देख रहे हैं ना, ये पश्चिम हो गया, पूरब हो गया, क्या म्यांमार हो गया। अब फिर इस तरह से अरुणाचल प्रदेश को भूटान, भूटान देख रहे हैं, चीन है और इधर म्यांमार। तो 3 देशों की सीमा और 2 राज्य स्पर्श कर रहे हैं। कौन कौन? असम कर रहा है और इधर नागालैंड कर रहा है। अब यहीं पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में और भी चीजें, जैसे यहां पर आप ब्रह्मपुत्र नदी देखिए आ रही है, तो यांगेब दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग या दिबांग कहा जाता है। जब लोहित नदी मिलती है तब इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और यहीं पर असम में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है। दोस्तों, यह माजुली द्वीप असम का 33वां जिला बना और भारत का पहला नदी द्वीप जिला है। और इस तरह से गोलपाड़ा की पहाड़ी से मुड़ते हुए ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश चली जाती है। तो इनकी सहायक नदियों को देखिए कहां से आ रही हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी की पहाड़ियां पाई जाती हैं और इन्हीं के नाम से जनजातियां भी हैं, इन्हें भी आप मानचित्र में देखिए। तो इस तरह से मानचित्रण के माध्यम से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी और आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों, आज का अंक अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि यह भी आपको आज का अंक अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ साथ
कमेंट जरूर करें। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दें और अपनी प्रतिक्रिया भी बताएं कि आपको कैसा लग रहा है यह प्रोग्राम। धन्यवाद।